नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। दिल्ली का रण बीजेपी फतेह कर चुकी है, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई देती है। इसके पीछे बीजेपी के दिग्गजों की रणनीति और धुआंधार प्रचार को श्रेय दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां प्रचार किया, वहां भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की, फिर चाहे वो पूरे जिले की बात हो या फिर विधानसभा सीटों की। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झुग्गी बस्ती सम्मेलन काफी प्रभावी रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कुल 9 सीटों पर चुनावी हुंकार भरी थी, जिसमें से 8 पर कमल खिल गया है। वहीं जिस तरह से हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, उसका भी काफी असर दिखा। राज की बात में आगे बात होगी बैठकों की। बैठकों का दौर चल रहा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी दिल्ली के लिए सीएम को चुनने की हर कोशिश में जुटी है। तमाम राज की बात से उठेगा पर्दा, बने रहे हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां प्रचार किया, वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। राज की बात यह कि दिल्ली के चुनावी नतीजों से यह साबित हो गया कि दिल्ली के लोगों के बीच भी मोदी का जादू बरकरार है। इसी पर आधारित एक स्पेशल रिपोर्ट। गरीब हो या मिडिल क्लास, हर परिवार का जीवन खुशहाल हो, ऐसी डबल इंजन सरकार दिल्ली को मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा खूब सिर चढ़कर बोला। बीजेपी की इस बम्पर जीत में मोदी मैजिक कारगर साबित हुआ है। पीएम ने जहां जहां प्रचार किया है, वहां भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की, फिर चाहे वो पूरे जिले की बात हो या विधानसभा सीटों की। प्रधानमंत्री ने यहां 3 जनवरी को पहली रैली उत्तर दिल्ली के रोहिणी में की थी। जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें रोहिणी के अलावा आदर्श नगर, बादली, बवाना, मॉडल टाउन, नरेला, शकूर बस्ती और वजीरपुर की सीटें शामिल हैं। इन 8 की 8 सीटों पर कमल खिला। प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली 29 जनवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली के गोंडा में हुई। पीएम ने इसके जरिए 5 सीटों को कवर करने का प्रयास किया। इन सीटों में गोंडा के अलावा गोकलपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद और सीलमपुर की सीट शामिल रहीं। इनमें गोंडा, करावल नगर, मुस्तफाबाद पर कमल खिला। प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली 31 जनवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में थी। पीएम ने यहां द्वारका सीट पर चुनाव प्रचार के जरिए 7 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने की कोशिश की। इनमें द्वारका के अलावा बिजवासन, मटियाला, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर और विकासपुरी की सीटें शामिल थीं। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान आखिरी रैली नई दिल्ली जिले में हुई। पीएम ने यहां के आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित कर जिले की 6 अन्य सीटों को साधने की तैयारी की। इनमें दिल्ली कैंट, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, पटेल नगर, आर के पुरम और राजेंद्र नगर सीट पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश की। पटेल नगर और दिल्ली कैंट को छोड़कर सभी सीटों पर कमल खिला। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और दिल्ली के चुनावी नतीजों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि लोगों के बीच आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कायम है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के चलते दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया। चाहे फिर वो झुग्गी बस्ती सम्मेलन हो या फिर शाह का धुआंधार प्रचार, दिल्ली की इस ऐतिहासिक जीत में अमित शाह का हर एक दांव कारगर साबित हुआ। राज की बात यह कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में आपका मजबूत जनाधार माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई और झुग्गी वासियों को पक्के घर का वादा किया।
साथ ही बीजेपी ने फ्री बिजली पानी जारी रखने की भी गारंटी दी। आज को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि उनके पास संगठन को समझने की कुशलता और जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में महारत हासिल है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इस बात पर मोहर लगा दी है। अमित शाह की पहल पर झुग्गी प्रवास कार्यक्रम बीजेपी की ओर से दिल्ली में शुरू किया गया। पार्टी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों में रात गुजारते और वहां के लोगों से संवाद करते थे। इसके बाद जनवरी के महीने में झुग्गी बस्ती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और दिल्ली प्रदेश के सारे पदाधिकारियों ने अपने अपने इलाके से झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को बुलाकर उनसे संवाद किया। उन्हें समझाया गया कि किस तरीके से बीजेपी की नीतियां झुग्गी में रह रहे लोगों को पक्का घर दिलाने का काम करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में करीब 1.5 दर्जन सीटों पर चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें 16 जगहों पर पार्टी को जीत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार के बाद जहां पार्टी ने अपनी जीत का परचम फहराया, उनमें प्रमुख सीटें हैं कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन और नजफगढ़। इधर आम आदमी पार्टी ने बेशक डोर टू डोर कैंपेन अपना जारी रखा और उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी, लेकिन झुग्गी बस्तियों में उनके कार्यकर्ता लगातार मौजूद रहे और उनसे संवाद की ऐसी कोई कार्य योजना पार्टी के पास नहीं थी। यहीं से दिल्ली के वोटर्स का ये प्रमुख तबका बीजेपी की ओर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान झुकता चला गया। कुल मिलाकर तकरीबन 27 साल बाद बीजेपी के वनवास को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने कम से कम दिल्ली में वोटरों तक पहुंचने में बहुत मदद की। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम सियासी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के तख्त पर बीजेपी की बम्पर जीत ने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया और इसी शानदार जीत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी जेपी नड्डा ने पूरा कर लिया है। राज की बात यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के पीछे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का रणनीतिक कौशल काम आया। आखिर वो कैसे और परसेंटेज क्या कुछ रही है इन तमाम सीटों पर जीत और हार की, देखें जरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी अहम भूमिका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के पीछे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का रणनीतिक कौशल काम आया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सारे सियासी खेल के सूत्रधार रहे, मगर नड्डा की अगुवाई में जमीनी स्तर पर मजबूत स्थिति तैयार कर सुनियोजित ढंग से चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को इस चुनाव में 48 सीटों की शानदार जीत मिली और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। खास बात यह है कि नड्डा के कार्यकाल में विभिन्न राज्यों में जितने भी इलेक्शन हुए, ज्यादातर में रिकॉर्ड जीत और बेहतर प्रदर्शन रहा है। 17 जनवरी को दिल्ली चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले पार्ट को जेपी नड्डा ने ही लॉन्च किया था, जिसमें कई चुनावी वादे किए गए थे और महिला और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया था। संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होगी। इससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। गरीबों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेंगे। 70 साल से ऊपर विधवा दिव्यांगों को 3000 रुपए पेंशन मिलेंगे। झुग्गी झोपड़ी में अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। वहीं जेपी नड्डा भी दिल्ली के रण में जबरदस्त प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने बुराड़ी, कृष्णानगर, शकूर बस्ती और उत्तम नगर में चुनावी हुंकार भरी और इनमें से 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी की विजय हुई है, जिनमें कृष्णानगर, शकूर बस्ती और उत्तम नगर का नाम शामिल है।
यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। बहरहाल एबीवीपी के रास्ते भाजपा की सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाले मृदुभाषी जेपी नड्डा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के चीफ बने और उनके कार्यकाल में कई राज्यों में पार्टी का परचम लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों में से एक जेपी नड्डा को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और दिल्ली चुनाव के चलते उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया था। 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अब दिल्ली चुनाव की ऐतिहासिक जीत ने उनके कार्यकाल में 4 चांद और लगा दिए हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 4 महीने पहले हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी ने 2.5 दशक बाद दिल्ली की राजनीति में वापसी की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के रण में जबरदस्त प्रचार किया। राज की बात यह कि मनोहर लाल ने कुल 9 सीटों पर चुनावी हुंकार भरी, जिनमें 8 पर कमल खिल चुका है। यानी कि हरियाणा में जीत दिलाने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रचार में कमाल का दम दिखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और 27 साल का अपना वनवास खत्म कर दिखाया। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ की 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हरियाणा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के दंगल में ताबड़तोड़ प्रचार किया और उसका असर भी चुनावी नतीजों में नजर आया। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रचार वाली 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, जिनमें प्रमुख नई दिल्ली, शाहदरा, महरौली, आर.के. पुरम, मोतीनगर, कृष्णानगर, राजौरी गार्डन और रोहिणी शामिल हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चुनावी हुंकार भरी थी और इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत भी हासिल हुई। हरियाणा के 10 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल का एक अच्छा खासा जनाधार है। साफ और ईमानदार छवि के चलते आम जनता के बीच वे काफी लोकप्रिय भी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब दिल्ली में भी जीत का परचम लहराया है। इन दोनों ही चुनावों में पंजाबी समुदाय से आने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता का आभार जताया। 11 साल का जो कुशासन है केजरीवाल का, वो आज जनता ने समाप्त किया है। मैं इस बात के लिए दिल्ली प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभारी हूँ अपने नेतृत्व का, मोदी जी का, जिन्होंने पार्टी ने एकजुट होकर के और दिल्ली की हर सीट के ऊपर, यानी बड़े बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम हुए, सामान्य कार्यकर्ताओं के भी हुए, विशेष तौर पर हमारे हरियाणा के बहुत नेता दिल्ली में जो गए हैं, क्योंकि इस बार ये संकल्प था कि दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ फेंकना है, दिल्ली प्रदेश केजरीवाल को हटाना और भारतीय जनता पार्टी के पास आना एक बहुत बड़ा संदेश देश के लिए है और ये संदेश देशभर में गया। इतना ही नहीं, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के बारे में तो पहले भी अनुमान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं जीते हैं। केजरीवाल के बारे में तरह तरह के लोग बात करते थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बहुत ही एक घटिया लेवल की राजनीति करने वाला ये व्यक्ति किस प्रकार के झूठ बोलने हैं, और झूठ की भी सीमा नहीं, मर्यादाएं तोड़ दी। हरियाणा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना कि दिल्ली के लोगों को जहर पिलाना चाहते हैं और पानी में जहर मिला दिया है यमुना के पानी में, ये एक बहुत ही घिनौनी स्टेटमेंट जिसको कहना चाहिए दी है। आखिर
हरियाणा के व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार की सोच रखना, मैं समझता हूँ उसने अपने आप के प्रति भी पाप किया है, हरियाणा की और दिल्ली की जनता का अपमान किया है। इसके कारण से दिल्ली की जनता इस बार समझी है कि जो बार बार वो झूठ बोलते थे केजरीवाल, काट के हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। एक आध बार जनता को भ्रम में रखा जा सकता है, लेकिन जनता समझदार है, लगातार उस विषय पर ध्यान रखती है। तो आगे के जिस प्रकार का परिणाम आया है, दिल्ली की जनता का भारतीय जनता पार्टी एक वेलफेयर की सरकार चला करके उनका हित करेगा। कुल मिलाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक किला ढहाने में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का काफी अहम योगदान रहा। दिल्ली की इस जीत से मनोहर लाल का कद भी बढ़ना तय है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए मनोहर लाल के बाद बात करते हैं हरियाणा के सीएम नायब सैनी की, जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। जहां जहां सीएम नायब सैनी दिल्ली में प्रचार करने पहुंचे, वहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने वाले बयान का भी बखूबी जवाब दिया। राज की बात यह कि हरियाणा से सटे दिल्ली की करीब 32 सीटों पर सूबे का प्रभाव दिखता है, लिहाजा दिल्ली में जीत का हरियाणा कनेक्शन अहम हो जाता है। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पर विश्वास जताकर 3 दर्जन से ज्यादा सीटों की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी और सीएम नायब सिंह उस विश्वास पर खरे भी उतरे। सीएम नायब सिंह सैनी ने वहां पर न केवल कई बड़ी रैलियों को संबोधित किया, बल्कि रथ यात्रा और रोड शो भी निकाले। बतौर स्टार प्रचारक सीएम नायब सिंह ने 11 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 8 सीटों पर कमल खिला। मुंडका, जंगपुरा, नांगलोई जाट, रिठाला, तिमारपुर, बवाना, ग्रेटर कैलाश। शकूर बस्ती में सीएम नायब सिंह ने चुनावी हुंकार भरी थी और इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी की लाइफलाइन रही यमुना नदी में जहर मिलाने के आरोप पर जबरदस्त घमासान हुआ। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने का बड़ा आरोप लगाया था। सीएम सैनी ने इन आरोपों पर न सिर्फ पलटवार किया, बल्कि हरियाणा से भेजे जा रहे यमुना के पानी और दिल्ली में बहने वाली यमुना का पानी लेकर वो 2 बार दिल्ली पहुंचे और केजरीवाल के आरोपों का मजबूती से जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने यमुना का पानी पीकर केजरीवाल की ओर से बनाए जा रहे नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की। चुनाव नतीजे भी बताते हैं कि पानी के मुद्दे पर इस बार जनता ने आपको वोट नहीं किया है। जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है। और दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम नायब सिंह का मानना है कि दिल्ली में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याण नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सीएम नायब सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कमियों के आरोप दूसरों पर लगाने में माहिर थे। केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात कर, माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा सीएम नायब सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धुआंधार प्रचार किया, बल्कि केजरीवाल के यमुना में जहर घोलने के आरोपों की भी पोल खोलकर रख दी। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का। इस रेस में कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे प्रमुख नाम है पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा का, जिन्होंने इस बार के चुनाव में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। राज की बात यह कि पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद, हालिया लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने के बावजूद परवेश वर्मा ना तो नाराज हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसकी बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं हारे और फिर मार्च 2024 की शुरुआत से ही वो दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाए बैठ गए। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद अब परवेश वर्मा मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, क्योंकि हराया केजरीवाल को।
27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई। 70 में से 48 सीट पर भाजपा की जीत हुई है। वहीं दिल्ली की सत्ता पर 10 साल तक राज करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीट पर सिमट कर रह गई है। पार्टी के मुखिया अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। उनको हराने वाला और कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। इस जीत ने पार्टी में उनकी फेस वैल्यू बढ़ा दी। वहीं चुनाव के दौरान या चुनाव में जीत के बाद अभी तक सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी में कई प्रमुख नामों पर चर्चा चल रही है, मगर प्रवेश वर्मा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। चलिए अब आपको प्रवेश वर्मा के बारे में कुछ मुख्य बातें बताते हैं। प्रवेश वर्मा ने 2013 में राजनीति में रखा कदम। 2013 में महरौली से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी दिल्ली सीट से जीते। 2025 में नई दिल्ली सीट से बीजेपी से दिल्ली चुनाव लड़ा। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम रहे। इस जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने जनता का आभार जताया है और दिल्ली के हित में काम करने की बात कही है। कि हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में एसआईटी का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलकर बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है और दिल्ली के हित में काम करने की बात कही है। प्रवेश वर्मा की इस ऐतिहासिक जीत पर सूर्या समाचार के संवाददाता ने उनकी पत्नी से बात की, जिसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय दिल्ली की जनता को दिया है। जीत का श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, हमारे दिल्ली की, नई दिल्ली की जनता को, जिसने हम पे विश्वास दिलाया है। ये जीत का श्रेय हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, सबको दिया जाता है, जिसने मिलके ये चुनाव लड़ा और जीता। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रवेश वर्मा ने आला कमान की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर करारी शिकस्त दी और पार्टी में अपनी काबिलियत साबित की। प्रवेश वर्मा ने न केवल केजरीवाल को हराया, बल्कि पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ मजबूत हुई है। यही वजह है कि दिल्ली सीएम पद के लिए उन्हें प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से संदीप मिश्र की रिपोर्ट। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्रीय आलाकमान किस नाम पर मोहर लगाएगी, भरोसा जताएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सीएम रेस में कई नाम आगे आ चुके हैं। राज की बात यह कि बीजेपी किसी महिला को भी सीएम बना सकती है। रेखा गुप्ता का नाम भी सीएम पद के लिए चल रहा है और अगर भाजपा किसी महिला नेता को सीएम बनाती है तो उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। रेखा गुप्ता केंद्रीय नेतृत्व की करीबी मानी जाती है। उनके अलावा और कौन कौन से नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं, जरूर देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में 27 साल बाद बहुमत मिलने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सूबे के मुखिया कौन होंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी आलाकमान किस नेता पर भरोसा दिखाएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके सीएम बनने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतीश उपाध्याय की, जिन्होंने मालवीय नगर सीट से 2025 का चुनाव जीता। ये दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष और वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि सतीश उपाध्याय मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। दूसरा नाम जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा में है वो है मोहन सिंह बिष्ट, जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा। 1976 में वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। 1992 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसके अलावा वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे, जिन्हें बीजेपी ने मुस्तफाबाद से 2025 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है आशीष सूद,
जो बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। वे पार्षद रहे हैं। इसके अलावा वे दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं और अभी वे गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। उनके केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी संबंध हैं। वे डीयू के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। चौथा नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जिन्होंने रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले भी वो 2 बार 2015 और 2020 में रोहिणी में जीत हासिल कर चुके हैं। अगर हम उनकी चुनावी सफर की बात करें तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। साथ ही वे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी नजर आ चुके हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है और वो है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जिन्होंने 2025 के चुनाव में राजौरी गार्डन से जीत हासिल की है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सिरसा 2023 में पहली बार इसी सीट से विधायक बने थे। अकाली दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2017 के उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में अकाली दल को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। और आखिरी नाम रेखा गुप्ता का है, जिन्होंने शालीमार गार्डन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अगर हम उनकी चुनावी सफर की बात करें तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वे 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। फिर वो दोबारा 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। वे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। साथ ही वे बीजेपी दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं। बहरहाल सीएम पद की रेस में कई नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी ने शानदार कमबैक किया है और इसके पीछे बीजेपी की मेगा प्लानिंग थी। अब सभी को इंतजार है कि आखिर दिल्ली का किंग कौन बनेगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।